हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा है वह DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट नंबर 12 है, जिसके अंतर्गत हम लोग फुल टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर लें। और इसके साथ साथ आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखिए आप लोगों की तैयारी जो है किस डायरेक्शन में है, सही दिशा में है कि नहीं है, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है कि अपना फीडबैक की ज़रूर दे दिया करें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें ये है कि देखिए, कुछ नया पढ़ने से, बहुत जो नया है जो आप लोगों के लिए नया है, कुछ नया पढ़ने से बचिए। और जो भी आप नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ते रहिए। क्योंकि और उसके साथ साथ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रख करके ही अपनी तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए और उस एनालिसिस करिए कि कहाँ से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किनका वेटेज जो है अधिक होता है। उस अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वैसे अगर आप बिना क्वेश्चंस पेपर, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखे हुए जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसका जो जीएस का सिलेबस है वो कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है कि आप जो है उसे तैयार कर लेंगे, क्वेश्चंस कहीं से भी बने आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। अगर केवल इसको ध्यान में रख करके आप लोग चलते हैं तो जीएस का सेक्शन बहुत बड़ा है। केवल हिस्ट्री पढ़ने में आप लोगों को 1 से 2 साल लग जाएंगे, वो भी हिस्ट्री समाप्त नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम का जो डिमांड है, ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करिए। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए, साथ में देखते रहिए। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तब तो ठीक है। और इसके लिए जो है आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का भी आपको जो क्या कह सकते हैं प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे 10-12 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया गया है। उसके साथ साथ यूपी पीसीएस 2024 के लिए जितने भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराए गए हैं उन सब के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे अब तक जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराए गए हैं सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है पर डे कम से कम 1-2 टेस्ट सीरीज लगाते रहिए और उसके साथ साथ आपके जो नोट्स हैं, जो भी आपके स्टडी मटेरियल हैं, उसको जो है रिवाइज करते रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि ये पता चलता रहे कि आप लोग जो है कि आप लोगों की तैयारी किस दिशा में है और आप लोगों की और डिमांड क्या है। बाकी और भी किसी चीज़ की अगर ज़रूरत हो, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है। और वो आप मेरा प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है। और मार्केट में जो भी अच्छे टेस्ट सीरीज हैं उन सबको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे ये DIS का टेस्ट नंबर 12 है और DIS के अब तक 14 टेस्ट सीरीज आए हैं, उनको सॉल्व कराने के बाद दृष्टि IAS, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, PCS मंत्रा हो गया, या फिर से GS वर्ड के जो भी अच्छे टेस्ट सीरीज हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोग बशर्ते एक जो कंटिन्यूटी हो बनाए रखिए और मेरे साथ बने रहें, जिससे कि जो भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मटेरियल, अच्छे कंटेंट हैं, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। और उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, जहाँ पे ये सारे अपडेट आप लोगों को दिए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक जो सामाजिक आर्थिक विकास के मापन का सूचकांक है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जीडीपी की वृद्धि दर, शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है पहला, तीसरा और चौथा। इसमें अगर हम बात करें सामाजिक आर्थिक के मापक की, अगर हम बात करें तो इसमें जो है 3 घटकों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मापन किया जाता है, उसका सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें जीडीपी की वृद्धि दर है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मूल्य प्रणाली का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करना। इसके आधार पर जो है सामाजिक आर्थिक विकास का मापन, जो सूचकांक है, वो तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बजट 2024-25 के अनुसार विभिन्न स्कीमों के लिए आवंटित बजट के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2228 करोड़ रुपए का, सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 8,000 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6,903 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा ग्रिड की अगर हम बात करें, सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अन्य जो विकल्प हैं वो सही हैं, इन सभी के लिए जो है बजट में इतना आवंटन किया गया था, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
2023-24 में कृषि आयात के मूल्य में गिरावट आई, जो मुख्य रूप से खाद्य तेल के कारण हुआ। 2023-24 और 22-23 की तुलना में खाद्य तेलों का आयात कम हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है लेकिन दूसरा सही है। क्या कह रहा है कि 2023-24 में 2022-23 की तुलना में खाद्य तेलों का आयात कम हुआ। ठीक है, इसमें पहला तो सही, दूसरा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो 23-24 में कृषि आयात के मूल्य में गिरावट आया था वह खाद्य तेलों के कारण हुआ था, जो कि एक वर्ष में 28.28% के आसपास जो है घट गया था। और आयात मूल्य में जो गिरावट है इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पॉम ऑयल है इसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि होना था। ठीक है, न कि इनकी मात्रा में कमी, आयात में कमी के कारण यह गिरावट आया था। ठीक है, इनकी मात्रा जो मूल्य है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक बढ़ गया था, जिस कारण इसका आयात जो है कम हो गया था। ठीक है, तो सी आपका सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। बजट 2024-25 में कितने शहरों में प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क खोलने की घोषणा की गई है? 50, 75, 125 या फिर 100? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 शहरों में इसे खोलने की घोषणा की गई है। औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा जहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या फिर से किसी औद्योगिक इकाई स्थापित करने से संबंधित जो सभी सुविधाएं हैं वह वहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी। और ऐसे पार्कों का जो विकास है वो टोटल 100 पार्कों का विकास किया जाएगा। ऑप्शन डी है। अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूनिवर्सल बैंक का नियमित बैंक बनाने के लिए कुछ मानक पूरा करने की घोषणा किए हैं। इन मानकों में क्या शामिल है? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति पिछली तिमाही के अंत में कम से कम 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बैंक को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होना चाहिए। ऐसे लघु वित्त बैंक को पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ कमाने वाला होना चाहिए। और पिछले 2 वर्षों में बैंक की जो सकल गैर निष्पादन अस्थियाँ हैं, मतलब आपके जो एनपीए हैं, इसमें 30% या उसके बराबर होना चाहिए। मतलब एनपीए जो है उस बैंक का 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें शामिल है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ऐसे लघु वित्त बैंक को पिछले 3 वर्षों में शुद्ध लाभ कमाने वाला होना चाहिए, जो कि गलत है। यह 3 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष में शुद्ध लाभ कमाने वाला होना चाहिए, न कि 3 वर्ष में। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा आपका गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा त्रिपुरा की है और उसके बाद पश्चिम बंगाल की। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है, जिसमें मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मेघालय, असम है। ठीक, और लेकिन इसमें सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ वह त्रिपुरा की नहीं लगती है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो पश्चिम बंगाल की लगती है, यह पहले नंबर पे है। और त्रिपुरा इस मामले में दूसरे नंबर पे है। तो पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा त्रिपुरा की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजना है? रामागुंडम, कवास, अंता या फिर कहलगांव? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कवास और अंता, यह दोनों जो है एनटीपीसी की गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं। देखिए, एनटीपीसी के कुछ विद्युत परियोजनाएं की अगर हम बात करें तो एनटीपीसी की जो कोयला पर आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं वो हैं सिंगरौली, रिहंद और टांडा, जो उत्तर प्रदेश में है। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। फरक्का है पश्चिम बंगाल में। कहलगांव बिहार में है। तलचर है उड़ीसा में। ये सभी कोयला आधारित हैं। जबकि एनटीपीसी की अगर गैस आधारित प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो अंता राजस्थान में है, औरैया उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात, झानोर गंधार गुजरात और फरीदाबाद हरियाणा, यह सभी गैस आधारित हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 और 3। विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस लौह इस्पात बैलाडीला की खान से प्राप्त होती है। इस लौह इस्पात संयंत्र के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। जो विशाखापत्तनम लौह इस्पात संयंत्र है, इसे जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वह बैलाडीला खान से प्राप्त होती है, और जो लौह इस्पात को कोयला प्राप्त होता है वह ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा के निकट के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
देखिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे तापमान में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलेगा। और वहाँ पे समकारी जलवायु पाई जाती है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या फिर से वर्षा ऋतु हो, वहाँ का जो तापमान है वो बहुत कम परिवर्तन के साथ एक समान बना रहता है। अगर इसी की किसी तटीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, जैसे अगर हम तिरुवनंतपुरम, दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनवरी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होता है और जून का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है, 29 से 30। तो यहाँ पे देखिए जो अधिक ठंडे के समय और गर्मी के समय दोनों का तापमान मामूली अंतर के साथ एक समान बना रहता है। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो तापमान परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे स्थिति ये होती है कि समकारी जलवायु या समकारी स्थिति हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। रिहंद बांध परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बांध सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। बांध का निर्माण सोनभद्र जिले में पिंपरी नामक स्थान पर किया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है और यह कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। यह सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है और इसका निर्माण सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर किया गया, ये दोनों सही है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, यह गलत है। इस बांध के पीछे जिस झील का निर्माण हुआ है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर है जिसका निर्माण हुआ है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और गोविंद सागर झील की अगर हम बात करें, इसका जो निर्माण है वह हिमाचल प्रदेश में हुआ है भाखड़ा बांध के पीछे। ठीक, गोविंद सागर झील का निर्माण हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे हुआ है, जबकि सोन या रिहंद परियोजना के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का निर्माण हुआ है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और चौथे में क्या कह रहा है कि यह झील जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा चौथा गलत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें संपूर्ण वर्षा अपेक्षाकृत स्थिर ताप की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे को मेगाथर्मस, मीजोथर्मस, माइक्रोथर्मस या फिर स्टर्नोथर्मस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है स्टर्नोथर्मस कहा जाता है। इसे स्टर्नोथर्मस कहा जाता है। देखिए, जिन्हें संपूर्ण वर्ष अपेक्षाकृत स्थिर ताप की आवश्यकता होती है इन्हें स्टर्नोथर्मस कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंधीय सागरीय जलों में पाई जाती हैं। प्रवाल भित्ति में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता कम पाई जाती है। विश्व की लगभग 2/3 प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य के पास स्थित हैं। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। इसमें दूसरे में क्या कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता कम पाई जाती है, जो कि गलत है। यहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा विविधता जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इन्हें वर्षा वन भी कहा जाता है। और विश्व की लगभग 2/3 नहीं बल्कि 1/3 जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस राज्य क्षेत्र में जो है इसके करीब पाई जाती है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जनजाति और लोक कला संस्कृत संस्थान, जनजाति और लोक कला संस्कृत संस्थान का स्थापना कब किया गया था? इसकी अगर हम बात करें, जनजाति और लोक कला संस्कृत संस्थान का स्थापना किया गया था 1996 में। ठीक, 1996 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान का स्थापना 1990 में हुआ था। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी का स्थापना किया गया था 1963 में। और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो कि लखनऊ में है इसका स्थापना किया गया था 1988 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन तथा भारत कोयला के अग्रणी उत्पादक देशों में शामिल हैं। रूस का कुजनेट्स बेसिन लौह अयस्क का उत्पादन करता है और कजाकिस्तान का जो कारागंडा बेसिन है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। रूस का जो कुजनेट्स बेसिन है वो लौह अयस्क नहीं बल्कि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि कोयला के लिए उत्पादन के लिए, जो कोयला उत्पादन है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाकी चीन और भारत जो है कोयला के अग्रणी उत्पादक देश है। और कजाकिस्तान जो है इसका जो कारागंडा बेसिन है यहाँ पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसके क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है और इसके तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से
22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में प्रदेश के 16 नगर निगमों और नोएडा को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। इसके साथ साथ अयोध्या शहर को मॉडल सिटी के रूप में भी विकसित करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही है? राजतरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास का जानकारी मिलता है। राजतरंगड़ी की रचना जो है कल्हड़ ने ललितादित्य के शासनकाल में पूरा किया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। राजतरंगड़ी का जो रचना है कल्हड़ द्वारा राजतरंगड़ी की रचना जयसिंह के शासनकाल में की गई थी, न कि ललितादित्य के शासनकाल में। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। और राजतरंगड़ी से कश्मीर के इतिहास के बारे में भी हमें व्यापक जानकारी मिलती है। पुनर्जन्म का प्रथम स्पष्ट जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? कठोपनिषद, जबालोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पुनर्जन्म का जो उल्लेख मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और बृहदारण्यकोपनिषद की बात करें तो यह जो है सर्वाधिक प्राचीन और विशाल उपनिषद ग्रंथों में से एक है जिसमें पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ राजवंश दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। मैत्रक राजवंश कहाँ पे था? मैत्रक राजवंश की अगर हम बात करें, इसका शासन था वल्लभी में। मौखरी राजवंश का था कन्नौज में। पुष्यभूति वंश जो है थानेश्वर का था और गौड़ वंश बंगाल का था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसे सातवाहन शासक ने विच्छिन्न होते 4 वड़ों वाले व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, हॉल या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते 4 वड़ों वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था और इसने जो है अपने साम्राज्य में वड़ संकर व्यवस्था पर रोक लगा दी थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय 1303 में किया था और इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और इसने चित्तौड़ पे विजय भी प्राप्त की थी। और इससे पूर्व ये था कि किसी भी सुल्तान ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं की थी, ठीक है। और यह जो है अमीर खुसरो इस समय इसके साथ था और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद उसे विजित करने के बाद इसका नाम बदल करके अपने पुत्र खिज खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख देता है, ठीक है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मदर टेरेसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न जो दिया गया था वह 1966 में दिया गया था। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। जबकि अगर हम बात करें भारत रत्न की जो शुरुआत है वह 1900 परंपरागत रूप से 1955 से भारत रत्न देने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दी गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर नहीं बल्कि अध्यक्ष के साथ जो है कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10वां भाग होना चाहिए, ठीक है, 10वां भाग होना चाहिए। और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो, अगर नहीं हो तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, ठीक है। पीठासीन मतलब कह सकते हैं कि किसी भी उसके लिए जो है बैठक ही नहीं की जाएगी तो पीठासीन अधिकारी क्यों होगा? क्योंकि न्यूनतम जो कोरम है वो 10% है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्विन नदियों के मध्य में है? हुबोई पठार, सान, कोलडैम या फिर मलाया। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सान पठार जो है यह इरावदी और साल्विन नदी के बीच में स्थित है। इरावदी और साल्विन नदी के बीच में है जो म्यांमार में स्थित है और यह खनिज संसाधनों से भरपूर है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। सर्दियों में मेटाबॉलिज्म असक्रिय हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म असक्रिय नहीं बल्कि सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब हम भोजन करते हैं, जितना अधिक कैलोरी लेंगे उससे ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर का तापमान बना रहता है, ठीक है। तो सर्दियों में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा एक पर्यावरण एवं कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, धनवंतरी, वाचस्पति पुरस्कार या फिर बोरलांग पुरस्कार।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बोरलांग पुरस्कार जो है यह कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान या फिर पर्यावरण क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर हम बात करें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में, और जो वाचस्पति पुरस्कार है वह संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पौधे में अफीम प्राप्त होता है? कोफिया अरेबिका, पैपेवर सोमेनिफेरम, जुप्सिम या फिर रेफ्लेसिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पैपेवर सोमेनिफेरम से जो है अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत अधिक है। कौन सा विकल्प है इसका गलत है? सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि उत्तर पूर्व राज्यों में अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, बहुत कम पाई जाती है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ इनकी संख्या 0 है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पे संख्या इनकी 0 मिलती है। ठीक, और उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत जो भूमि प्रतिशत है वो कम है। इसके पीछे जो मुख्य रीजन है, यह मुख्यतः उत्तर पूर्व जो राज्य है वो पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पे स्थलीय भाग या मृदा क्षेत्र की जो मैदानी क्षेत्र है उसका प्रतिशत जो है कम पाया जाता है, जिस कारण कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत भी कम पाया जाता है। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या किस समूह से संबंधित है? कॉकेसस जाति, मंगोलायड, निग्रोस या फिर ऑस्ट्रेलियन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निग्रोसम जाति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी जनसंख्या है वह अफ्रीका की निग्रेटो से साम्य रखती है, मतलब उनसे जो है इनकी बहुत अधिक नज़दीकियाँ हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत से जो उनकी गुण हैं और उनके शरीर बनावट, ढांचा वगैरह वो सब जो है उस समुदाय से मिलती हैं जो अफ्रीका की निग्रेटो है। उत्तर प्रदेश से स्थित जहाँ जनपदों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? कोसल, श्रावस्ती, चेदी, मथुरा, सूर्यसेन, पाभा, कुरु, इंद्रप्रस्थ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा गलत है। बात करें अगर कोसल की, कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी श्रावस्ती थी, चेदी की सुक्तिमती थी, सूर्यसेन की मथुरा और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। तो दूसरा तीसरा आपका गलत है, पहला चौथा सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता में पहले स्थान पर है, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा या फिर श्रावस्ती। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। थारू, खारवार, गोंड। इसमें अगर हम बात करें सबसे अधिक जो जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में पाई जाती है उसमें थारू पहले नंबर पे है, खारवार दूसरे और गोंड जो है तीसरे। थारू जो है पहले नंबर पे है, खारवार दूसरे, गोंड तीसरे नंबर पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1, 2, 3। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? गंडक, सोन, बेतवा, सई या फिर केन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प आपके सही हैं। सभी नदियां जो हैं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। बात करें अगर गंडक नदी की, यह महाराजगंज और कुशीनगर में प्रवाहित होती है। सोन नदी सोनभद्र में। बेतवा नदी ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सई नदी हरदोई के भिंजवाला झील से निकल करके राजघाट, जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। केन नदी यह मुख्यतः बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो सभी नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नील नदी घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, स्थलाकृति बाधाएं या फिर सघन कृषि। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सघन कृषि। और बात करें अगर इसकी हम, तो नील नदी के पानी की उपलब्धता के कारण यह क्षेत्र जो है अत्यधिक उपजाऊ है, जिस कारण जो जनसंख्या का सघन क्षेत्र है यहाँ पे निवास करता है, क्योंकि कृषि योग्य जो भूमि है वहाँ पे अधिक पाई जाती है और कृषि जो है बहुत अधिक मात्रा में या बहुत सघनता में किया जाता है। ठीक है, तो डी आपका सही हो जाएगा। डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कृषि विश्वविद्यालय दिए हैं, उसका स्थान दिया गया है। सैम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, यह कहाँ पे है? इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है आपके प्रयागराज में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है यह मेरठ में है। यह जो है मेरठ में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है अयोध्या में है। और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुखता से उपजाए जाते हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व किए थे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूखा प्रपात कहाँ पे स्थित है? चंदौली जिले के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में, सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर, मिर्जापुर में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर यह स्थित है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार क्षेत्र में
नदियां अपने अपवाह क्षेत्र के दौरान जो है जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसमें से मुखा प्रपात उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर है। ठीक है, इसका निर्माण बेलन नदी पे हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वृषण में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति के कारण ही नर में दाढ़ी मूंछ का विकास, स्वभाव में अंतर, नर लिंग की उपस्थिति जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण स्त्री में मासिक चक्र तथा स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायता मिलती है। अंडाशयों में ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति के कारण महिलाओं के स्तनों की वृद्धि व गर्भाशय का विकास होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है। निम्न में से कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? रबड़, दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मक्खन। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सभी जो है कोलाइड के उदाहरण है, रबड़, दूध, मक्खन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला और क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सभी अम्लों में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। सभी क्षार में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, आपका सही है। बाकी सभी विकल्प जो है वो गलत है। ठीक, बात करेंगे अगर अम्ल की, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ग्राफीन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह कार्बन का एक अपरूप है जिसमें प्रत्येक परमाणु दोनों से रासायनिक अभिक्रिया के लिए उपलब्ध होता है। ग्राफीन लगभग पारदर्शी होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सबसे मजबूत इस्पात से भी यह 100 गुना अधिक मजबूत होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, जो कि गलत है। ग्राफीन की अगर हम बात करें तो यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ क्या है? साइबर नाइफ की अगर हम बात करें तो विश्व की प्रथम रोबोटिक रेडियो सर्जरी प्रणाली, जिसे साइबर नाइफ कहा जाता है। या ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। इसकी अगर हम बात करें साइबर नाइफ या कैंसर, ट्यूमर, इनके उपचार के लिए प्रथम रोबोटिक रेडियो सर्जरी प्रणाली है, जिसका नाम दिया गया है साइबर नाइफ। ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ध्वनि का तारत्व वह गुण है जिसके आधार पर धीमा, मंद, तीक्ष्ण और बारीक ध्वनि के स्वर में विभेद किया जाता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम, जबकि महिलाओं की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। तारत्व के कारण ही आवाज़ जो है भारी या फिर तीखी होती है। जैसे पुरुषों की आवाज़ जो है वह भारी होती है, महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है। जैसे पुरुष अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उसे आप बहुत लंबे समय तक सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन महिलाएं जो झगड़ा करती हैं उसे बहुत लंबे समय तक नहीं सुन सकती। इसका एक और उदाहरण, जैसे अगर जो है किसी शेर की दहाड़ आप सुन रहे हैं तो उसको सुन करके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या फिर से जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सो रहे हैं, कोई मक्खी या फिर मच्छर आपके कान के पास भिनभिना रहे हैं, तो उसको सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उनकी जो मच्छर और मक्खी हैं इनका तारत्व बहुत अधिक होता है, जो हमें अंदर तक चुभती हैं। और जो मतलब जिनका तारत्व कम होता है वो आवाज़ें भारी होती हैं, जो सुनने में बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं लगती हैं। ठीक, तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ग्रामीण बैंक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 26 सितंबर 1975 को पारित अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नरसिम्हन समिति की सिफारिश के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना हुआ था और प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय मुरादाबाद में बनाया गया था। कह सकते हैं कि जो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना हुआ था उसमें से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रिलेटेड, वो डी हो जाएगा। अर्थात तीनों विकल्प जो है वो सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में गठित आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसके अध्यक्ष गुलजारी लाल नंद थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग करने की घोषणा नरेंद्र मोदी ने किया और 17 अगस्त को इसे भंग कर दिया गया। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, जिसमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ हुआ था, इसके अध्यक्ष गुलजारी लाल नंद थे, आपका गलत है। ठीक, इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे।
इसके अध्यक्ष जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि अगर हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786, अवध कमर्शियल बैंक 1885, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवध कमर्शियल बैंक का जो स्थापना किया गया था 1850 नहीं बल्कि 1881 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी गलत है। 1991 में उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन के ऋण के लिए करार किया था। 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। उसके पास पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 15 दिनों के लिए भी आवश्यक भुगतान के योग्य नहीं था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से और आर्य की सही व्याख्या करता है और इसी से निपटने के लिए जो भुगतान संतुलन है इससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन जो है ऋण के रूप में लिया गया था। ठीक है, $7 बिलियन जो है ऋण लिया गया था। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ विदेशी यात्री और शासक दिया है, जैसे अल मसूदी, यह महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, रॉल्फ फिच अकबर के समय में, डोमिगो पायस अच्युत देवराय के समय में और फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है जहांगीर के समय में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डोमिगो पायस अच्युत देवराय के समय नहीं बल्कि कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। ठीक है, डोमिगो पायस कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था और यह जो है कहाँ का था? यह पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का, ये भी याद रखिएगा, मिलान करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, पुर्तगाल का था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन किसका है? रघुनाथ महाजन, अमर्त्य सेन, गीता गोपीनाथ या फिर उर्जित पटेल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अमर्त्य सेन का यह कथन है कि भविष्य में जो वस्तु हैं उनसे अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह अमर्त्य सेन ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना की संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है पूना की संधि की गई थी 1817 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ था और उसके बाद जो है पूना की संधि की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित कीजिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड और तिलहन तकनीकी मिशन, इन्हें जो है इनके जब इस शुरुआत किए गए थे उसके क्रम से जो है उस क्रम से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, इनकी शुरुआत कब की गई थी उससे आपको बताना है। राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1999-2000 ईस्वी के आसपास राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का जो स्टार्ट है 2005-06 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998-99 में किया गया था। तिलहन तकनीक मिशन की शुरुआत किया गया था 1986 में। ठीक है, यह इनकी शुरुआत और यह वर्ष है जिस समय शुरुआत हुए थे। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3142। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक तरंगों का वेग न्यूनतम होता है, सेकेंडरी तरंग तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं और धरातली तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि प्राथमिक तरंगों का जो वेग है वह सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है और यह तीनों माध्यमों से प्रवेश कर सकती हैं, जैसे ठोस, तरल और गैस, तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। यह तरंगें या तरल माध्यम नहीं केवल ठोस माध्यम से प्रवेश करती हैं, कह सकते हैं कि ठोस माध्यम से गुजरती हैं। धरातली तरंग जो है इनका जो वेग है वो सबसे कम होता है और सबसे विनाशकारी यही तरंग होती हैं। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप समूह को मेलानेशिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में शामिल नहीं है? पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु, फिजी या फिर मार्शल द्वीप। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा तीसरा सही है। बात करें अगर मेलानेशिया में, इसमें इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वनुआतु, कैलिडोनिया और फिजी यह सभी देश जो है मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं। जबकि बात करें अगर मार्शल द्वीप का, यह जो है माइक्रोनेशियाई जो देश है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्रेट बेसिन पठार उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार एक अंतः प्रवाह बेसिन का उदाहरण है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है। ग्रेट बेसिन पठार जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है और यह एक अंतः प्रवाही बेसिन का उदाहरण है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी, मैक्सिको, शिकागो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, बी होगा। ठीक है, मैक्सिको सिटी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। और इसके बाद जो है न्यूयॉर्क का स्थान आता है, फिर आता है लॉस एंजल्स और उसके बाद जो है शिकागो। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ तत्व दिए गए हैं और उसका अयस्क दिया गया है, कौन सा तत्व किसका अयस्क है उससे आपको सुनिश्चित करना है। बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। कापर का जो मुख्य अयस्क है वो होता है क्यूप्राइट। कापर का मुख्य अयस्क क्यूप्राइट है। यूरेनियम का जो मुख्य अयस्क है वो पिच ब्लैड है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लैड है। और पारा का सिनेबार। सही आंसर हो जाएगा आपका 3 4 1 2, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है क्रायोलाइट, कॉपर का मुख्य अयस्क क्यूप्राइट, यूरेनियम का पिच ब्लैड और पारा का सिनेबार। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बजट ऋण तथा उसका दायित्व जो है उसके सम्मिलित प्रभाव को जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। इब्न बतूता द्वारा वर्णित सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था उलूक अलग जो अश्व डाक व्यवस्था था उसे उलूक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा संचालित होता था। अश्व डाक व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र था। पैदल डाक व्यवस्था का अधिकतर प्रयोग खुरासन के फलों के परिवहन के लिए किया जाता था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्व डाक व्यवस्था पैदल डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र था। यह गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अश्व डाक व्यवस्था जो है इनको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जबकि पैदल डाक व्यवस्था जो है यह कम थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है बहुत से गुप्तचर इकट्ठा मतलब लगे रहते थे। ठीक है, जिसमें से ये इससे जो है इसे मतलब जो जानकारी वो देना पड़ता था और यह अपनी जानकारी आगे इसको प्रोवाइड करता था। और यह इसको तो यह जो है किसी भी जानकारी को किसी भी जो गुप्तचर व्यवस्था है इसको बहुत अच्छे से बहुत सुचारू रूप से संचालित करते थे और यह जो है अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होते थे। सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर लें। और किसी क्वेश्चंस को लेकर के अगर कोई डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जो भी अच्छे मटेरियल हैं वो आप लोगों को समय से और सबसे पहले प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोगों का भी ये ह्यूमन जो है दायित्व बनता है कि नहीं कुछ तो वीडियो कम से कम लाइक और शेयर तो जरूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं। राग विबोध की रचना जो है राग विबोध की रचना पंडित सोमनाथ द्वारा की गई थी। रागमाला की रचना जो है पुंडरिक विट्ठल द्वारा की गई थी। रागमाला की रचना रामचंद्रिका की रचना जो है यह की गई थी द्वारकानाथ भट्ट द्वारा। द्वारकानाथ भट्ट द्वारा रामचंद्रिका की रचना। राग कल्प द्रुम की रचना कृष्णनंद व्यास द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर जो है 2 1 4 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 1 4 3। नौ पसाड़ी का स्थल मेहरगढ़ के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्गों पर बोलन दर्रे के पास स्थित है। यहाँ के लोग पौराणिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ से कृषि के साथ साथ पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ के लोग चौकोर तथा आयताकार घरों के निर्माण करते थे। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे, जो कि गलत है। यहाँ पर पारलौकिक जीवन में विश्वास मतलब मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। यहाँ पे जो भी कब्र पाए गए हैं, जो मनुष्यों को दफनाने का वहाँ के निवासियों को दफनाने का जो कब्र पाया गया उसमें मुख्यतः अनाज और भेड़ बकरियाँ जो हैं उनके साथ दफनाई जाती थी। और ऐसा तभी होता था, बर्तन भेड़ बकरियाँ अनाजों को दफनाया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और वहाँ पे उनका जीवन अच्छे से चलता रहे, इसलिए जो है इन पदार्थों को जो भी इन सामानों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। ठीक है, तो मृत्यु के बाद जीवन या फिर पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। बी जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पुरा पाषाणी का स्थलों में कहाँ पर राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुरनूल, हुगसी, भीमबेटका या फिर कुलियान। इसका सही आंसर ऑप्शन है करनूल गुफा जो है यहाँ पर राख के अवशेष पाए गए हैं। और यह है कहाँ पे? यह एक पुरा पाषाणी का स्थल जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन है। निम्नलिखित नैनार संतों में से उन संतों को चिन्हित कीजिए जिनके माता पिता दोनों नैनार थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुंदरर। सुंदरर के माता पिता दोनों नैनार थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक हैं जो अबुल फजल के शिष्य थे। बादशाहनामा ने उन्हें अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। वृद्धावस्था के कारण लाहौरी शाहजहां के तीसरे दशक का इतिहास बादशाहनामा में नहीं लिख सके, जिसके बाद इब्राहिम मोहम्मद काजिम ने उसे लिखा था या पूरा किया था।
कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा जो है वो गलत है। वृद्ध होने के कारण लाहौरी शाहजहाँ के तीसरे दशक के बारे में न लिख सके थे, जिसके उनके शिष्य मोहम्मद वारिस ने उनका जो यह ग्रंथ है, या कह सकते हैं कि ये जो किताब है, उसको पूरा करने का श्रेय मोहम्मद वारिस को जाता है, न कि मोहम्मद काजिम को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के लिए मुख्यतः भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सेना पुनर्गठन की नई नीति बनाई। इन नीतियों में से कौन से परिवर्तन किए गए थे वो आपको बताना है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है। 1861 की सेना सम्मिश्रित योजना के तहत कंपनी को यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के लिए एक साधारण सूत्र निर्मित किया गया, जिसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी में उनका अनुपात 1:2 और मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में 1/4 निश्चित किया गया, 1:4। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 के पहले 40,000 से 65,000 थी, जिसको बढ़ा करके 2,38,000 से 1,40,000 कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वहाँ पे यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 था, 1 यूरोपीय और 2 भारतीय सैनिक थे। लेकिन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में इनका जो अनुपात है वह 1:4 नहीं बल्कि 1:3 था। एक यूरोपीय या एक जो है ब्रिटिश सैनिक के बदले में, या एक ब्रिटिश सैनिक के साथ साथ जो है 3 भारतीय सैनिकों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये अनुपात था बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो दूसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वायसराय लॉर्ड रिपन एक सच्चा लोकतांत्रिक व्यक्ति था, जिसकी झलक 1852 में उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इस युग का कर्तव्य में दिखाई पड़ता है। रिपन ने 1882 में घृणित भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिया, किंतु समुद्र आयात शुल्क अधिनियम बनाए रखा, जिसके अधीन डाकघर वालों को किसी भी स्थानीय भाषा के लिखे विद्रोहजनक लेखों को जब्त करने का अधिकार दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है रिपन के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नल स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था और उनके अथक परिश्रम से 1837 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1848 में कर्नल स्लीमन लखनऊ के रेजिडेंट के पद पर आसीन हुए और अवध में कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया, और यह जो है विलय के पक्ष में थे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव का नाम स्लीमानाबाद उनके सम्मान में रखा गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। कर्नल स्लीमन के रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय तो किया गया था, ठीक है, कुप्रशासन का आरोप लगा करके, लेकिन यह कर्नल स्लीमन जो है अवध के विलय के पक्ष में नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, और इसने कहा था कि ना चाहते हुए भी मुझे इसका विलय करना पड़ रहा है। ठीक, तो दूसरा आपका जो है गलत हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, जो दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से अत्यधिक प्रभावित थे। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सुधारवादी परिवर्तनों में इसके हिमायती थे। वास्तव में यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। सैयद अहमद ने उत्तर पश्चिम कबायली प्रदेश में एक स्थान चुना जो समस्त आंदोलन का केंद्र बना। भारत में इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मुंबई था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सुधारवादी परिवर्तनों के हिमायती थे और वास्तव में यह एक मुस्लिम सुधार आंदोलन चाहते थे। ये गलत है। यह मुस्लिम धर्म में सुधार नहीं चाहते थे। मुस्लिम धर्म में जो दारुल हर्ब है उसे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे, मतलब शरीयत के अनुसार बिल्कुल जो है पालन करना। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो शरीयत हदास कुरान है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम धर्म को बनाए रखना। कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग या फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी आयोग द्वारा एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की बात की गई थी। सरकारी आयोग, जिसका गठन केंद्र राज्य संबंधों में सुझाव देने के लिए किया गया था, इसने जो है अखिल भारतीय सेवा के गठन की बात की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? 371 एच, 371 जी, 371 या फिर 371 आई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 371 आई में गोवा के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध किया गया है, 371 जी में मिजोरम के लिए और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। यह एक संवैधानिक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट है,
एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा जो है वो गलत है। इसकी अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 323 सब क्लॉज ए में किया गया है। 323 सब क्लॉज ए में किया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है और इसमें जो है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से सदस्यों को शामिल किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसमें जो है न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से सदस्य होते हैं। पहला तीसरा आपका गलत हो जाएगा। किस प्रख्यात न्यायविद को संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन है N.A. पनकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ऑप्शन ए सही है। पंचायती राज पर गठित समितियां और उनके गठन वर्ष में युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अशोक मेहता समिति का गठन 1977, GV.K. राव समिति 1985, P.K. थुंगन समिति 1988 और L.M. सिंधवी समिति 1989। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। L.M. सिंधवी समिति का गठन 1989 नहीं बल्कि 1986 में किया गया था। कब? 1986 में। ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के विषय में गलत है? उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कौन सा विकल्प है? इसका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यह गलत है। 1949-50 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दाडोबा पांडुरंग इनके द्वारा मिलकर के मुंबई में परमहंस मंडली का स्थापना किया गया था और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का परमहंस मंडली से कोई भी संबंध नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि परमहंस मंडली का जो स्थापना है 1849-50 मुंबई में किया गया था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित करना है। कुछ प्राचीन रचनाएं दी गई हैं। रचनाकार अष्टाध्यायी की रचना, अष्टाध्यायी की जो रचना है यह की गई थी पाणिनि द्वारा। महाभाष्य की जो रचना है इसकी रचना पतंजलि ने की थी। प्रबुद्ध चिंतामणि की रचना की गई थी मेरुतुंग द्वारा और परिशिष्ट पर्वन की रचना जो है हेमचंद द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्राट के मन में आया था। इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित उनमें से कौन सा कथन सही है? कुछ समाचार पत्र हैं उसके प्रकाशक द पायनियर महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और स्वदेश वाहिनी जो है इसकी अगर हम बात करें फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और फ्री हिंदुस्तान की रचना तारकनाथ दास ने की थी। द पायनियर की रचना की गई थी जॉर्ज एलन द्वारा द पायनियर की रचना की गई थी और स्वदेश वाहिनी की रचना जो की गई थी वह के रामकृष्ण पिल्ले द्वारा। ठीक, के रामकृष्ण पिल्ले द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। के रामकृष्ण पिल्ले द्वारा इसकी रचना की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ मराठा सरदार दिए गए संबंधित क्षेत्र। गायकवाड़ कहाँ के सरदार थे? गायकवाड़ जो है यह थे बड़ौदा के। होलकर जो है यह इंदौर के होलकर थे। नागपुर के भोसले और पूना के पेशवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। कुछ नेक्स्ट देखिए, कुछ डेल्टा के प्रकार दिए गए हैं। नदी दिया गया है चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए, राइन नदी जो है यह चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण मिसिसिपी नदी करती है। ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण जो है हडसन नदी ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण करती है और दंताकार डेल्टा का निर्माण करता है टाइबर नदी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है 2, 4, 1, 3 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो समुद्र तल के समानांतर विशाल तरंगों के रूप में संचालित होती है, परंतु खुले सागरों में इन तरंगों की अधिकतम ऊंचाई 1 मीटर होती है। 2004 में इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के तट पर आई भयंकर सुनामी हिंद महासागर की तली में वर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के नीचे छेपड़ होने के फलस्वरूप हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए सही है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही है, अर्थात इसमें बताना है कि कौन मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित ज्वालामुखी है। सेंट हेलेना, स्ट्रोम्बोली, को सुल्तान या फिर अरारात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली, को सुल्तान और अरारात। ये सभी जो है मध्य महाद्वीपीय मेखला में स्थित ज्वालामुखियाँ हैं। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करेंगे सेंट हेलेना का, या मध्य अटलांटिक मेखला का ज्वालामुखी है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ पर्वत शिखर दिए गए हैं और उसका सर्वोच्च बिंदु दिया गया है। एलब्रुज की सर्वोच्च चोटी जो है वो दामाबंद है। दामाबंद जो है एलब्रुज की सर्वोच्च चोटी है। कॉकेसस की सर्वोच्च चोटी है एलब्रुज। कॉकेसस की सर्वोच्च चोटी है एलब्रुज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है वो कोस्युस्को है, कोस्युस्को। और आल्पस की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4 3 2 1, ऑप्शन ए हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड प्रविधि के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? 1946 में बी वानगूट ने सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया था। सिल्वर आयोडाइड को इन मेघों पर छिड़कने के पूर्व एसीटोन नामक अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ के साथ इसको गर्म किया जाता है। कृत्रिम वर्षा की यह प्रविधि अत्यंत महंगी है। इस प्रविधि का प्रयोग केवल उन्हीं मेघों में प्रभावकारी है जिनमें प्राकृतिक रूप से वृष्टि अर्थात वर्षा करने की संभावना विद्यमान है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। कृत्रिम वर्षा की यह प्रविधि अत्यंत महंगी है, यह आपका गलत है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कृत्रिम वर्षा की जो सिल्वर आयोडाइड प्रविधि है यह अपेक्षाकृत सस्ती होती है अन्य की तुलना में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? 132, 134, 136 या फिर 138। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138। ठीक, अनुच्छेद 138। देखिए, अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता में वृद्धि से संबंधित है। और यद्यपि अगर हम बात करें तो संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें जो है इसके बारे में जो है हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। जैसे इसमें अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 133, 34, 135 और 36, इन सभी अनुच्छेदों को अगर हम पढ़ते हैं तो इससे जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित मिट्टियों के कुछ प्रकार से संबंधित इनमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है और यह भूरभूरी मिट्टी है, अतः इसमें सिंचाई की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। चेस्टनट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में यह पाई जाती है। टेरारोसा मृदा में ह्यूमस का निर्माण ज़्यादा होता है परंतु जीवाणुओं द्वारा अधिक उपभोग से इसकी मात्रा कम हो जाती है। सायरोजेम मृदा मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली एक क्षारीय मृदा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सायरोजेम मृदा मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली एक क्षारीय मृदा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सऊदी अरब का जो पेट्रोलियम खनन केंद्र है, सऊदी अरब का पेट्रोलियम खनन केंद्र है घावर है। और कुवैत का पेट्रोलियम खनन केंद्र जो है बुरहान पहाड़ी है। ईरान का पेट्रोलियम खनन केंद्र है लाली और करमशाह। और इराक का किरकुक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? रूसवाजी कज्जाक को खिरगिज नाम से जाना जाता है और वे यूरोपीय आक्सस से भिन्न होते हैं। चीन के सिक्यांग और कजाकिस्तान में भी कज्जाक पाए जाते हैं। कज्जाक के तंबू क्रॉल कहलाते हैं। कज्जाक समानता मंगोलायड प्रजाति के होते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कज्जाक के तंबू को क्रॉल कहा जाता है, यह गलत है। बात करें अगर कज्जाक के तंबू को यूर्त कहा जाता है। यूर्त, कज्जाकों द्वारा जो तंबू या घरों का निर्माण किया जाता है उसे यूर्त कहा जाता है। और क्रॉल नाम का जो घर बनाया जाता है या कह सकते हैं तंबू जो झोपड़ी बनाई जाती है वो मसाई जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रांस के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? फ्रांस में निर्मित विश्वविख्यात शराब शैंपेन अंगूर से तैयार की जाती है जिसका उत्पादन बोर्डो में होता है। फ्रांस का रेशमी वस्त्र उद्योग राइन घाटी में संकेंद्रित है। फ्रांस की सोन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, पेरिस इसी के तट पर स्थित है। फ्रांस एक कृषि प्रधान देश है इसलिए इसे किसानों का देश भी कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत है। देखिए, शैंपेन का जो उत्पादन है फ्रांस के शैंपेन जिले में किया जाता है और यहाँ जो है अंगूर से इसे उपजाया जाता है। ठीक है,
शैम्पेन जिले में, कहना कि बोर्डो में, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र में है? मांडा, दायमाबाद, राखीगढ़ी या फिर आलमगीरपुर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, राखीगढ़ी है हरियाणा में और आलमगीरपुर है मेरठ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो कहा गया वो ऋग्वेद नहीं बल्कि अथर्ववेद में कहा गया। किस में कहा गया? यह जो है अथर्ववेद में कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के राज्य जो है ये सभी आते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? सोडियम क्लोराइड शाकनाशक, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार में, जिंक फॉस्फेट का रोडेंटनाशी के रूप में और कपास एक प्रोटीन है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास जो है यह प्रोटीन नहीं बल्कि यह जो है सेलुलोज का उदाहरण है, सेलुलोज का। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वाराणसी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? छोटा नागपुर पठार का अग्रभाग मेघालय का पठार है जो इंडो तिब्बत पठार का हिस्सा है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के समानांतर दक्षिण में स्थित है और यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर के पूर्व में महादेव और मैकाल पहाड़ी तक विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत पूर्व से पश्चिम भारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों के समूह के रूप में विस्तृत है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो पंचमढ़ी के निकट है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल के समानांतर दक्षिण में स्थित है और यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर के पूर्व में महादेव मैकाल पहाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन भी सही है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है जो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल जो है निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त को आयुक्त के सदस्यों और अध्यक्ष को तो नियुक्त करता है लेकिन यह इसके प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। यह जो है इसके प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं बल्कि अनुच्छेद 243 सब क्लॉज 2 में इन्हें के हटाए जाने का उल्लेख किया गया है कि इनको जो है उसी रीति से हटाई जाएगी जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा लाभ के पद का निर्धारण किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संसद की लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में किया गया था। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं जो लोकसभा से चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का है। समिति में अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और 1967 से एक परंपरा के अनुसार यह चली आ रही है कि विपक्षी दल से ही इसके अध्यक्ष को चुनाव किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? इसमें 22 सदस्य होते हैं लेकिन सभी जो है लोकसभा से नहीं, इसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? संसद में विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह भारतीय संविधान से स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया, यह आपका गलत है। ठीक है, यह जो है 1 सेकेंड, इसका सही आंसर जो है डी होगा। ठीक, इसमें क्या पूछा कि गलत नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, एक से कौन सा कथन सही नहीं है तो डी हो जाएगा। ठीक है, डी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का तात्पर्य होता है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है और वह त्यागपत्र दे दे, और ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। और यह जो है लोकसभा के प्रति जो है जैसे कि
लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण यह परंपरा है और वह बहुमत खोने के बाद जो है त्यागपत्र देता है। ठीक, इसका जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कहीं भी संविधान में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है और भारतीय हाथी को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट और साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट में रखा गया है। माई के कार्यक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो हाथियों की मृत्यु दर के स्तर, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है और इसकी स्थापना WWF द्वारा 1997 में की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला जो सही है दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए, स्रोत दिया गया, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान का संविधान, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कनाडा, विधि का शासन ब्रिटेन और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी प्रजाति को वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार पर संधि की परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल किया गया है तो निम्नलिखित में से उसका तात्पर्य क्या है? निकट भविष्य में वह प्रजाति वन क्षेत्र से विलुप्त हो जाने की अति उच्च जोखिम संभावना से ग्रस्त है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कार्बन कर के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाया जाने वाला पर्यावरणीय कर है। कार्बन कर सर्वप्रथम फिनलैंड ने लगाया था 1990 में। भारत ने कार्बन कर 1 जुलाई 2010 को लगाया था और कार्बन कर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कार्बन कर जो है अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण के परिणामस्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जो जलीय जीवों की विविधता में वृद्धि करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही दूसरा गलत है। सुपोषण के कारण जो है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कम होने लगती है, न कि संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सौर कलंक सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग हैं। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ उपकरण है आविष्कार और किसके द्वारा आविष्कार किया गया उसे आपको स्मृत करना है। क्रेस्कोग्राफ का जो आविष्कार है जेसी बोस ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार किया था एडिसन ने। लाउड स्पीकर का आविष्कार जो है होरेस शॉर्ट ने किया था और सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार HK ओनस ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। 4 1 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बजट निम्नलिखित में से कौन से अनुमान को इसमें व्यक्त करता है? विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्ति तथा व्यय, चालू वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सिखों का खालसा के रूपांतरण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? सिखों का खालसा में रूपांतरण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा इसका रूपांतरण किया गया था 1699 में। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में समान से विद्यमान नहीं है? वेद की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था, आत्मदहन, अहिंसा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आत्मदहन। जैन दर्शन जो है संलेखना संथारा विधि द्वारा आत्मदहन करके सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, या कह सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति के पक्षधर थे, जबकि बौद्ध धर्म की मान्यता ऐसी नहीं है। तो यह जो है दोनों में समानता नहीं है और पहला तीसरा सही हो जाएगा। पहले और तीसरे पे दोनों में समानता है, अहिंसा और वेदों की प्रमाणिकता। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ कच्छ वनस्पति हैं और राज्य, देवीकौड़ा उड़ीसा, पिच्चावरम केरल, अचला रत्नागिरी महाराष्ट्र, मुथुपेटा तमिलनाडु। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पिच्चवरम जो है यह केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंद्रनाथ द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू किसके द्वारा जो है 1918 में यूपी किसान सभा का गठन किया गया था? इसकी अगर हम बात करें, इसमें इंद्रनाथ द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं। 1 2 3 सही हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है? अवमूल्यन रहित सकल राष्ट्रीय आय, अर्थात ऑप्शन डी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय में से ह्रास जो अवमूल्यन है इसको माइनस करने के बाद जो है
राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। तो सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का जो उत्पादन है यह मुख्यतः सहारनपुर और मेरठ वाले क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 मिलियन प्लस नगरीय संकुल नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुल नगर किस राज्य में है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें वो आपके केरल में है। केरल और उत्तर प्रदेश में जो नगरीय संकुल है इनकी संख्या 7 है, दोनों में 7 है, ठीक है, केरल और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर या फिर कनारी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आपकी ब्राज़ील धारा है यह एक गर्म जल धारा है, जबकि अन्य सभी जल धाराएं ठंडी जल धारा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के केवल मकर रेखा गुजरती है। ब्राज़ील से विषुवत और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। मध्य अमेरिका देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। मध्य अमेरिका देश में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है, यह आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, मध्य अमेरिका देश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, और वो भी मैक्सिको से होकर के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकिरणों के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित मस्तिष्क होता है और विकिरणों के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम प्रभावित आँख होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपका सही है। विकिरण के माध्यम से सबसे अधिक आँख प्रभावित होता है और आँख से कम जो है मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले तो 3 जिले हैं, उन्हें क्रम से आपको लगाना है। इसका जो सही आंसर है, देखिए, सबसे जो न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ जनजाति दी गई है, उनका संबंधित क्षेत्र। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है उसे सुमेलित करना है। बोरो जनजाति जो है ब्राज़ील की मुख्यतः जनजाति है। नवा जनजाति जो है सूडान की जनजाति है। फुलानी जनजाति या पश्चिम अफ्रीका, फुलानी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका की, और बंतू दक्षिणी अफ्रीका की जनजाति है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 2 4 3, ऑप्शन डी 1 2 4 3। निम्नलिखित पतनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पतन है? पोर्ट स्वेज, पोर्ट सईद, पोर्ट तौफीक या पोर्ट सईद? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सबसे दक्षिण में पोर्ट स्वेज है और सबसे उत्तर में पोर्ट सईद, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। अमृत क्रांति के नदी जोड़ो परियोजना जो है इसका विकास किया गया था। भूरी क्रांति जो है इसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादन और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए 2 1 3 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ संगठन दिए गए हैं और उसका मुख्यालय आपको बताना है, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। एशियाई विकास बैंक टोक्यो, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई और AIIB बीजिंग, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला गलत है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला में है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर या फिर दक्षिण कोरिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जापान को जाना जाता है। इसे निप्पन, सूर्योदय का देश और फूलों के देश के रूप के साथ साथ जो है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि का स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय निवेश निधि का जो स्थापना है यह किया गया था जनवरी 2005 में। ऑप्शन ए जनवरी 2005 में। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बन जाना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 180 दिन या फिर 6 माह। ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है, सरकारी मान्यता दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 60.3% है। 60.3%। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, इनमें से किसका संबंध जो है किराना घराने से है? इसका सही आंसर जो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इन तीनों लोगों का संबंध जो है किराना घराने से है। कंप्यूटर मॉनिटर से उत्सर्जित होने वाली अल्फा और बीटा किरणों व्यक्ति की आँख के किस भाग पर सबसे अधिक प्रभाव डालती हैं? इससे जो है व्यक्ति की सबसे अधिक कार्निया जो है सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनरेगा कामगारों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कब से बना दिया गया था? मनरेगा में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया था 2017 से। ऑप्शन बी हो गया। नासा के किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति का पता लगाया गया था? इसके द्वारा जो है निप्स 7 द्वारा इसका पता लगाया गया था। किसका? ओजोन छिद्र का। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
और सबसे पहले जो इसका पता लगाया गया था अंटार्कटिका महाद्वीप पर लगाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक संयुक्त सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2000 नहीं बल्कि 2002 का है, 2002 का। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। भूरेलाल कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका उद्देश्य जो है वाहनों के उत्सर्जन मानक को निर्धारित करने के लिए भूरेलाल कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। 2014 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आयुषीयन प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षक में नीलगिरी ताहार सर्वेक्षण आयोजन किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के उद्देश्य से सेंझेऊ 18 मिशन लॉन्च किया गया है? चीन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने अवैध प्रवासन की समस्या को रोकने के लिए रवांडा सुरक्षा सरल और प्रवासन विधेयक पारित किया था? यह प्रस्ताव जो है यूके ब्रिटेन द्वारा पारित किया गया था। अप्रैल 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात के मामले में भारत का जो स्थान है वो चौथा है। भारत इस मामले में चौथे स्थान पे है। अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा जूस जैकिंग हमला किससे संबंधित है? जूस जैकिंग हमला का जो संबंध है सार्वजनिक चार्जिंग पोर्ट के संभावित दुरुपयोग से था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में मतावरी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा वस्त्रों को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका जो संबंध है वह त्रिपुरा राज्य से, ठीक है, जिसे GI टैग दिया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विझिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई है। यह पोर्ट कहाँ पे है? यह पोर्ट जो है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रूसी लैसेंट जैसे दिखने वाले हमलावर ड्रोन का परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईरान द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। अप्रैल और यह सुसाइडल ड्रोन है। ठीक है। अप्रैल 2024 में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? इन्हें जो है इस पुरस्कार के लिए जो नामित किया गया था जसलीन कौर को नामित किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया था? यह विधेयक जो है इराक सरकार द्वारा पारित किया गया था। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोट अर्थात SARAH स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ का संचालन किया गया है? इसका जो संचालन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 2024 में निम्न अफ्रीकी देशों में से किस एक ने सूखे के कारण राष्ट्र आपदा घोषित किया था? सूखे के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला देश जो है जिम्बाब्वे था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं? यह CEO जो नियुक्त किया गया है श्रीनिवास पिल्लई को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया है? यह सदस्य जो है राकेश मोहन को बनाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी के परीक्षण के उद्देश्य से गगन शक्ति 2024 अभ्यास का जो आयोजन है यह पोखरण में किया गया था, पोखरण राजस्थान में। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति दी गई है? नेपाल सरकार द्वारा बिम्स्टेक चार्टर को अनुमति दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने एसोचैम समूह के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? एसोचैम का नया अध्यक्ष जो है वह बनाया गया है संजय नायर को। ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है यह किया गया था अबू धाबी में। ऑप्शन डी हो जाएगा, अबू धाबी में किया गया था। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश नौसैनिक किसे जो है भारत का नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत का जो नया नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारत का नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में नलिन प्रभा निम्नलिखित में से किसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इन्हें जो है NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें कि यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कैसा रहा।
और इसमें जो है कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही थे, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, कहाँ से ज़्यादा सही हुए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी स्टडी मटेरियल के रूप में और क्या आप चाहते हैं और किसके प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।